और जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के एडिटर विनोद लांबा जी को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सर स्टेज पर आए। और देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण है जिस तरह से हम इमर्जिंग दिल्ली एनसीआर थीम पर आज बात कर रहे हैं। और हमारे बीच में गौतम बुद्ध नगर से सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में अब हम इन पहलुओं को भी समझेंगे कि आखिर गौतम बुद्ध नगर की जो समीकरण रहा है, यहाँ से लगातार वो जीत दर्ज करते हुए आए हैं और उनके अनुभवों को समझेंगे, समस्याओं को समझेंगे। एक नई ऊर्जा जिस तरह से सम्मानित कर रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के एडिटर विनोद लांबा जी, गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी को एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और इसके साथ साथ हम उनके अनुभव को सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे जो कुछ स्पॉन्सर्स हैं, हम चाहेंगे कि सांसद जी उन्हें एक बार फेलिसिटेट करें। तो मैं एक बार चाहूँगी हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उनको एक एक करके स्टेज पर बुलाएंगे। और सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सीए राहुल गुप्ता, जो कि ओनर हैं आरवीजी एलिवेट ग्रुप के। ये हमारे कुछ स्पॉन्सर्स हैं जिनकी मौजूदगी में इस कार्यक्रम को और भी ज़्यादा खास बनाया गया है, इसलिए सम्मान करना बेहद ज़रूरी है। जोरदार तालियां हो जाएं। जितने भी स्पॉन्सर्स यहाँ पर आ रहे हैं उनका सम्मान यहाँ किया जा रहा है। इसके साथ मैं बुलाना चाहूंगी दीपक चौधरी जी को, जो फाउंडर और सीईओ हैं ऑरा टेक्नोलॉजीज के। दीपक चौधरी जी फाउंडर हैं और सीईओ हैं ऑरा टेक्नोलॉजीज। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए भी। ललित टुकड़ा जी, प्रेसिडेंट नोएडा एप्रल्स एक्सपोर्ट क्लस्टर से, अपैरल क्लस्टर। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए भी। ललित टुकराल जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं नोएडा अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर के। इसके साथ ही मैं बुलाना चाहूंगी यशवर्धन सिंह गुप्ता जी को, डायरेक्टर हैं विस्पा एयर कूलर ग्रुप के। जोरदार तालियां हो जाएं। हर्ष गोयल जी, चेयरमैन है विस्पा एयर कूलर ग्रुप के। तो ये सभी स्पॉन्सर्स हैं जिनकी मौजूदगी में ये कार्यक्रम बहुत खास बना है और आप ही लोगों की मौजूदगी में कार्यक्रम को खास बनाया गया है, मंथन किया गया है। हर्षवर्धन गुप्ता जी, जो कि डायरेक्टर हैं विस्पा एयर कूलर ग्रुप के, और हर्ष गोयल जी, जो कि चेयरमैन है विस्पा एयर कूलर ग्रुप के। हकीम मोहसिन दहलवी जी हमारे बीच में हैं, चेयरमैन हैं दहलवी ग्रुप ऑफ कंपनीज। इनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। डॉक्टर सविता मोहन जी, डायरेक्टर हैं GIPS ग्रुप की, GNIUT से एसोसिएटेड हैं। इनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। संजय वालिया जी, CEO हैं लेवल बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड ग्रुप के। संजय वालिया जी, जोरदार तालियां बजती रहें। ये स्पॉन्सर्स हैं और इनका सम्मान किया जा रहा है। रामकरण चौरसिया जी, चेयरमैन हैं RKC बनाना ग्रुप के। रामकरण चौरसिया जी, जो कि RKC बनाना ग्रुप के चेयरमैन हैं। इनका भी अभूतपूर्व योगदान रहा है और अभी हमने जिस तरह से इनकी स्टोरी सुनी है, सभी के बीच में एक प्रेरणा स्रोत है ये। इसके साथ ही मैं बुलाना चाहूँगी मुजफ्फर जिया जी को, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं वेस्ट वे ग्रुप्स के। विकास जैन जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं युवा व्यापार मंडल के।
युवा व्यापार मंडल से प्रेसिडेंट विकास जैन जी हमारे बीच में मौजूद हैं। और आखिर में इसी के साथ मैं अमित सिंह जी को बुलाना चाहूंगी, जो कि सीईओ हैं यथार्थ हॉस्पिटल ग्रुप के। जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत करिए। देखिए, मेहनत और लगन से हर कोई इस मुकाम को छूता है और ज़रूरी है कि उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया जाए और इसीलिए ये सम्मान किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और अब वक्त हो चला है, चूँकि हमारे बीच में सांसद भी मौजूद हैं, तो चलिए आप मंथन करते हैं और समझते हैं। जिस तरह से हमने कहा कि समझेंगे कि क्या कुछ पहलू खास रहे हैं गौतम बुद्ध नगर के, तो पैनल के कुछ खास मेंबर्स मैं बुलाना चाहूँगी। सबसे पहले मैं अपने सहयोगी चंदन को स्टेज पर इनवाइट करना चाहूँगी ताकि वो चर्चा को आगे बढ़ाएं। इसके साथ साथ एक बार फिर से मैं पैनल से आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमारे बीच में गौतम बुद्ध नगर से सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी मौजूद हैं। इसके अलावा दीपक चौधरी जी को मैं बुलाना चाहूँगी, जो कि फाउंडर हैं, CEO और टेक्नोलॉजीज ग्रुप के। इनका भी स्वागत करिए। इसके अलावा ललित ठुकराल जी को भी मैं बुलाना चाहूँगी, जो कि नोएडा परिधान निर्यात क्लस्टर के अध्यक्ष हैं। ज़ोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत करिए। और विकास जैन जी को भी स्टेज पर बुलाना चाहेंगे, जो कि प्रेसिडेंट हैं उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के। और इसके साथ साथ हमारे साथ संजय वाली जी भी यहाँ मौजूद हैं, जो कि सांसद प्रतिनिधि हैं। मैं उनका भी बहुत स्वागत करती हूँ। और देखिए, ये हमारा खास पैनल है जहाँ हम आज मेरे सहयोगी हर एक पहलू को समझते हुए हर एक विचारों को समझेंगे कि गौतम बुद्ध नगर में आखिर क्या कुछ समस्याएं रही हैं, किस तरह से व्यापार को गति दी जा रही है, किस तरह से यहाँ राजनीतिक चुनौतियों के राजनीतिक आयाम स्थापित हो रहे हैं। इन सभी पहलुओं को समझने के लिए हमारे खास पैनल तैयार है। अब से कुछ ही सेकेंड्स बाद जब ये चर्चा आगे बढ़ेगी तो आप उन सभी मुद्दों को बखूबी समझेंगे। चलिए देर ना करते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आगे का कार्यक्रम मैं ओवर टू यू करती हूँ मेरे सहयोगी चंदन जी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका। हमारे साथ महेश शर्मा जी हैं, जो कि गौतम बुद्ध नगर के सांसद हैं और साथ साथ पूर्व मंत्री भी हैं। अगर गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए तो ये इलाका नोएडा, सर जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो बहुत ही वो डेवलप हो रहा था इलाका, और कैलाश हॉस्पिटल तब भी था, आज भी कैलाश हॉस्पिटल है और अब उसका और विस्तार हो चुका है। अगर हम बात करें आपके सांसद बनने के बाद पिछले 11 साल में, अगर रिपोर्ट कार्ड सर जनता के सामने आपको देना हो तो क्या अहम बातें, क्या कुछ पॉइंटर्स के जरिए आप बताना चाहेंगे सर आपने नोएडा के लिए क्या किया है? हम वैसे जानते हैं, नोएडा के निवासी जानते हैं, लेकिन आप अपने मुंह से बताएं सर। देखिए, इस शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं वास्तव में इस शहर के लोगों का, गौतम बुद्ध नगर वासियों का कर्जदार हूँ। 1982 में जब मैं इस शहर में आया था, लगभग 43 वर्षों का ये सफ़र बहुत सुहाना, बहुत मीठी यादों के साथ रहा है। जहाँ चिकित्सक होने के नाते एक छोटी सी क्लिनिक से शुरू कर कैलाश अस्पताल परिवार के अब 10 अस्पताल हैं, लगभग 9000 सहकर्मी, करीबन 840 डॉक्टर्स हमारे साथ काम करते हैं। और उस वक्त की बात मैं याद करूं तो इस क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाएं ना के बराबर थी, सरकारी या प्राइवेट। मेरा सौभाग्य रहा कि ये क्षेत्र जब अब विश्व में चिकित्सा का हब बन चुका है और मेडिकल टूरिज्म का भविष्य तलाशते हुए अब जब गौतम बुद्ध नगर में देश का सबसे बड़ा, एशिया में पहला एयरपोर्ट आ गया है, तो इस चिकित्सा भविष्य का भी उज्जवल होना अवश्यभावी है। मैं समझता हूँ इस क्षेत्र के लिए मुझे लगभग पिछले 15 वर्षों से राजनीति में मुझे रहने का भी मौका मिला। 14 वर्ष की आयु में मैंने मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक स्वयंसेवक के नाते प्रवेश किया और उसके बाद लगभग ये 50 वर्षों का ये सफ़र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अरुण जेटली जी के सानिध्य में मैं रहा। यहाँ के लोगों ने मुझे पहली बार
जब ये विधानसभा बनी तो विधायक बनाया और उसके बाद 3 बार मौका दिया सांसद बनने का। और उसमें भी पहली बार जब मैं सांसद बना तो मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया 4 मंत्रालयों में, टूरिज्म, कल्चर, सिविल एविएशन और पर्यावरण मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार मंत्री के रूप में, राज्य मंत्री के रूप में काम करने का। यह मेरा एक ऐसा अनुभव था, यह संभव नहीं था कि यहाँ की क्षेत्र की जनता का मुझे आशीर्वाद मिले। सांसद उन्होंने बनाया और विश्वास जताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उनके साथ काम कर कर, उनके सानिध्य में काम कर कर मैंने बहुत कुछ सीखा है। क्षेत्र को क्या वापस कर सके। हम संघ में एक गीत होता था, आज भी है, कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की माटी तुझे कुछ और भी दूँ। ये भाव दिल में रहता था। किसी ने मुझसे पूछा, अच्छे खासे डॉक्टर थे, ये राजनीति में क्यों आ गए? मैं भी पहले सोचता था कि राजनीति में मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। फिर मुझे लगा कि राजनीति के प्लेटफॉर्म से चिकित्सा सेवाओं से ऊपर उठकर भी कुछ बड़ा काम किया जा सकता है। और सच है, वो संभव तभी हो पाया। अगर मैं सांसद ना बनता तो मंत्री ना बनता, मोदी जी मंत्री ना बनाते। मोदी जी का, योगी जी का धन्यवाद, मुझे एक ऐसी भेंट दे दी, इस क्षेत्र को एक ऐसी भेंट दे दी जेवर एयरपोर्ट के रूप में। मुझे ध्यान है उस वक़्त मिनिस्टर होते थे गजपति राजू जी, जो कहते थे यहाँ 150 किलोमीटर में एयरपोर्ट नहीं बन सकता, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नहीं बन सकता। मैंने उसकी जांच कराई, कानून मंत्रालय से सलाह ली और अंत में ये आए कि 75 किलोमीटर में भी एयरपोर्ट बन सकता है जी। और बन सकता नहीं, वो बन गया है। बिल्कुल, और बहुत बड़ी ये भेंट है। और निश्चित तौर पर गौतम बुद्ध नगर की अगर बात की जाए तो बहुत बड़ा ये लोकसभा क्षेत्र है, बहुत बड़ी आबादी रहती है और दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। लेकिन बतौर सांसद महेश शर्मा जितनी सेवा कर रहे हैं, क्या बतौर मंत्री और बेहतर सेवा नहीं कर रहे थे? और अगर करें फिर से तो और अच्छा नहीं रहेगा गौतम बुद्ध नगर के लोगों के लिए? समय, जिम्मेदारियां, ये सब समय के साथ बदलती रहती हैं, बदलती रहनी चाहिए भी। शतरंज के मोहरे की तरह हैं हम। प्रधानमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है कि वो किस मोहरे को कहाँ इस्तेमाल करें, किस सिपाही को किस बॉर्डर पर तैनात करें, उससे कितना काम लें, क्या काम लें, ये पूर्णतया हमारे प्रधानमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है। उन्होंने मुझे पूरे 5 वर्ष 4 मंत्रालयों में काम करने का मौका दिया और मुझे खुशी है कि आज एयरपोर्ट चालू हो गया है। 12,000 करोड़ की लागत से जो पावर प्लांट 15 साल बाद गौतम बुद्ध नगर में, खुर्जा में पहला, कल उसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कानपुर से किया है। तुम्हारे चिल्ला रेगुलेटर पर ट्रैफिक जाम की समस्या थी, 650 करोड़ की लागत से जो एलिवेटेड रोड है बनने की कार्य शुरू हो गया है। यही क्षेत्र का 290 करोड़ की लागत से दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान परी चौक पर ग्रेटर नोएडा में बनकर तैयार हो गया है। देश का पहला पाक कला संस्थान, भारत का पहला पाक कला ग्रेटर नोएडा में बनकर तैयार हो गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजियोलॉजी लगभग 100 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो गया है। बॉटेनिकल गार्डन जो 164 करोड़ में फैला हुआ है, यहाँ युवा बहुत हैं। आज उसका जीर्णोद्धार का काम काफ़ी कुछ पूरा हो चुका है, बहुत कुछ और भी होना बाकी है। ओखला बर्ड सेंचुरी जो 320 एकड़ में फैली हुई है, उसके जीर्णोद्धार का काम शुरू हो चुका है जी। मेट्रो का जाल, कानून व्यवस्था का सुधार, यहाँ से देश के कोने कोने में ईस्टर्न पेरिफेरल वे के माध्यम से जुड़ाव, ये सब कुछ ऐसे विषय हैं। मेरठ पहुँचने का रास्ता मात्र 45 मिनट में। तो ये बहुत कुछ काम जी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हुए हैं। बिल्कुल। उसमें मुझे भी सहभागी होने का मौका हुआ, ये मेरा सौभाग्य है। सर, आपके रिपोर्ट कार्ड पर निश्चित तौर पर जो नोएडा की और पूरे गौतम बुद्ध नगर की जनता है वो मोहर लगाती रही है और इसी वजह से साल दर साल, चुनाव दर चुनाव आपको जिताती रही है। लेकिन सर,
फैक्ट चेक तो हम करेंगे और हमारे साथ 3 खास मेहमान भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि आपने जो दावे किए हैं उसको लेकर के क्या सोचते हैं। हमारे साथ ललित ठुकराल साहब हैं। ललित ठुकराल साहब, क्या कहेंगे सर? सर ने जो दावे किए हैं, महेश सर ने, कितना इत्तेफाक रखते हैं बतौर कारोबारी? पिछले कुछ सालों में खासतौर से सांसद रहने के दौरान क्या कुछ बदला है नोएडा और गौतम बुद्ध नगर में सर? मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय सांसद जी ने जो दावे किए हैं सर, वो बुलंद बहुत आवाज कम में खुलकर किए हैं। सवाल पूछिए सर। वो बहुत कम किए हैं। दिल्ली एनसीआर का मंच आपके पास है सर, खुलकर आप सवाल भी पूछ सकते हैं, शिकायत भी दर्ज करा मैं सकते हैं अगर कोई हो तो। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत कम दावे किए इन्होंने। आज अगर नोएडा शहर इस सिचुएशन में है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ माननीय सांसद जी का है। तालियां हो जाए। आज हमारा जो नोएडा है, मैं गारमेंट्स का आदमी हूँ तो गारमेंट की बात करूँगा। अगर आज हमारी गारमेंट इंडस्ट्री को यहाँ पर किसी ने पनाह दी, शरण दी और बढ़ाया, वो माननीय सांसद जी हैं। सिटी ऑफ अपैरल इसको बनाया, वो भी माननीय सांसद जी का पूरा उसमें आशीर्वाद और साथ रहा है। हमारी इंडस्ट्री में देखिए, आज 10 से 12 लाख लोग काम करते हैं। अब 12 लाख लोग जहाँ काम करते हैं वहाँ कितनी प्रॉब्लम्स होती होंगी रहने की और कई तरह की प्रॉब्लम्स। जब भी हमें कोई किसी तरह की परेशानी हुई है तो तुरंत माननीय सांसद जी ने हमारे को तुरंत खड़े होकर सामने से पूरा साथ दिया है, हर चीज़ का हल निकाला है और सलाह दी है और बेहतर काम करने के लिए और सही रास्ते पे चलने के लिए हमेशा उन्होंने राय दी है। तो हम इस बात को मानते हैं कि हमारे सांसद जी ने जो कुछ नोएडा के लिए किया है वो एक बेमिसाल है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि एनसीआर में नोएडा जो है एक मिसाल के तौर पर उभरा है, लेकिन और क्या बेहतर हो सकता है? क्या मांगे आपकी सरकार से होंगी? क्योंकि प्रदेश में भी अपनी सरकार है इनकी, केंद्र में भी अपनी सरकार है, तो ऐसे में और क्या आप चाहेंगे उद्योगों के लिए सरकार करे? आप सांसद जी के माध्यम से आप बात अपनी रख सकते हैं। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ने उत्तर प्रदेश का एक मुखड़ा चेंज कर दिया और नोएडा में जहाँ पे लोग कहते थे कि माननीय जब मुख्यमंत्री जी नोएडा आते हैं तो कुर्सी चली जाती अगली है। बार वो मुख्यमंत्री नहीं रहते। यहाँ पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी नोएडा में आए, उन्होंने पहला कदम रखा तो एक प्रकाश उत्पन्न हुआ ज़मीन से, जो कि विकास का, आप देखिए, विकास और उन्नति का प्रकाश था। जी पहले अपैरल पार्क की स्थापना हुई, उसके बाद मेडिकल सिटी, टॉय सिटी और कितनी इंडस्ट्री आई। आज डाटा सेंटर कितने आ गए देखिए। ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कानून व्यवस्था को ठीक किया, हमारे सांसद जी ने सबको सहयोग दिया, उसकी वजह से ये सब आज हो रहा है। हर आदमी इन्वेस्टमेंट करने को, नोएडा को आने को तैयार है। हमारी इंडस्ट्री की जो एक्सपोर्ट है यहाँ से, वो 50,000 करोड़ रुपए की एक्सपोर्ट है। अभी हम जो अपैरल पार्क बनाने जा रहे हैं जेवर एयरपोर्ट के साथ में, जी वो भी हमारे सांसद जी की बहुत बड़ा सहयोग है उसमें। इन्हीं की सिफारिश पे, इन्हीं के विश्वास पे हमें वो चीज़ प्राप्त हुई। ठीक है। और हम उसको कर रहे हैं। उसके अंदर कम से कम 10,000 करोड़ का हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा होगा और 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और 70% उसमें महिलाएं होंगी। बिल्कुल, इससे निश्चित तौर पर रोजगार के मौके बनेंगे और जो हमारी थीम है इमर्जिंग दिल्ली एनसीआर की, निश्चित तौर पर इसमें नोएडा का योगदान काफी अहम रहेगा। अगर दीपक चौधरी जी बात की जाए पिछले कुछ वर्षों की, नोएडा को हमने देखा है कि यहाँ घंटों के पावर कट लगा करते थे। यहाँ तक पहुँचने के लिए 392 नंबर की जो बस होती थी उसमें घुसना किसी जंग जीतने से कम नहीं होता था, लेकिन आज मेट्रो में आप बैठकर एसी का सफर करते हुए पहुँचते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी पूरी तरह से रहती है, बहुत कम रहता है। तो ये बदलाव आप लोगों ने देखा, अभी और क्या उम्मीदें हैं, क्या कुछ होना और चाहिए? नोएडा के अंदर में हम लोग लगभग 15 साल से एक्टिव हैं। जो पिछले 10 साल के अंदर में जो बदलाव दिखा है, आज हमारी इंडस्ट्री की जो रनिंग कॉस्ट है ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी बैकअप या और सारी चीज़ों की काफ़ी कम आया है। इसके अंदर में आप ये देख सकते हैं कि दिल्ली से, गुड़गांव से, हरियाणा से काफ़ी इंडस्ट्री इधर शिफ्ट हुआ है और वो बहुत बड़े लेवल पे गारमेंट और अपैरल सेक्टर के अंदर में आगे बढ़ रहा है। एक छोटा सा डेटा है कि पूरे इंडिया का जो गारमेंट और टेक्सटाइल सेक्टर है वो लगभग 3 लाख करोड़ का है, जिसका एक मेजर सेक्टर
यूपी और गौतम बुद्ध नगर है जो लगभग 50,000 करोड़ का एक हिस्सा बन चुका है। अच्छा, औरा ग्रुप का सफर अगर बात की जाए यहाँ पर, तो ये किस तरह का रहा है? क्या कुछ चुनौतियां आप लोगों को झेलनी पड़ी थी शुरुआत में, और अब कितना आसान है आप लोगों के लिए ऑपरेट कर पाना? शुरुआत की चुनौतियां तो हमारे जो कस्टमर्स हैं, जितने भी बड़े इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी बड़ी गारमेंट फैक्ट्रीज हैं, उनको काफ़ी झेलना पड़ा था। पर अब आज की डेट में ये पूरे दिल्ली एनसीआर का 70% ऑफ गारमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे नोएडा कार्यरत है। सिटी ऑफ अपैरल्स है। वर्ल्ड की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जितनी भी हैं वो सारी आज की डेट में यहाँ पे अच्छी फैक्ट्री, बड़े बड़े ब्रांड्स को सप्लाई है। लगभग जैसे ठुकराल जी ने बोला 50,000 करोड़ का यहाँ से अपैरल एक्सपोर्ट होता है, जिसके अंदर में हाईटेक इंजीनियर्ड गारमेंट, जिसको हम हाईली एम्बेलिश्ड और वैल्यू एडिशन गारमेंट, जिसमें हमारी एक्सपर्टीज है, उसकी वैल्यू ऑल ओवर लगभग 20 से 25,000 करोड़ तक पहुँच गया है। ये वो टेक्नोलॉजी है जो हमें नोएडा के गारमेंट एक्सपोर्टर्स को पूरे वर्ल्ड के अंदर में एक अलग से पहचान देती है और एक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में कॉम्पिटिटिव जगह प्रदान करती है। अच्छा, अगर कुछ चुनौतियां आई तो सांसद जी के साथ अनुभव कैसा रहा? क्योंकि सर यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए हैं और सर ने जो दावे किए, मैंने पहले ही कहा कि हम फैक्ट चेक करेंगे और कारोबार की थीम है तो हम कारोबारियों से ही फैक्ट चेक कराएंगे। सर के साथ आपका अनुभव कुछ रहा, कैसा रहा है? फ्रैंकली हमें कभी लोकल अथॉरिटीज से इतना इंटरेक्शन नहीं रहा, क्योंकि हम लोग एज अ बैकअप सर्विस इंडस्ट्री की तरह काम करते हैं और हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो मेन इंडस्ट्री ओनर्स हैं, उनको हमेशा ही सरकार की तरफ से हैंड होल्डिंग मिली है। हम लोग अब जो एज अ टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर कर रहे हैं, वो हम लोग का सपना है कि हम लोग मोदी जी का जो मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर में यहाँ पे ठुकराल जी ने हमें एश्योरेंस दिया है कि हम लोग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे काम करें, जिसके लिए हम लोग कर रहे हैं। और बहुत जल्दी गौतम बुद्ध नगर यूपी इस सेक्टर के अंदर में आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, जो जिस सेक्टर से हम बिलोंग करते हैं, कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी मशीन, जिसका योगदान पूरी इंडिया के अंदर लगभग 50 से 60,000 करोड़ का है। गारमेंट एंड अपैरल सेक्टर जो 1.25 लाख करोड़ से 1,60,000 करोड़ के बीच का मार्केट है, जिसके अंदर में लगभग 50,000 करोड़ हाई वैल्यू एम्बेलिश और एम्ब्रॉयडरी का मार्केट है, जिसका नोएडा गौतम बुद्ध नगर 20,000 करोड़ तक का मार्केट है। उसके लिए जो तकनीकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो मशीन्स हैं, वो हम लोग का निश्चित तौर पर आगे यानी कि विस्तार करने की योजना है। और आप ये योजनाएं हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो कारोबारी हैं वही अर्थव्यवस्था के इंजन को चलाते हैं। और विकास जैन जी, अगर बात की जाए पिछले कुछ सालों में निश्चित तौर पर दिल्ली एनसीआर में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी बढ़ी हैं। अगर बात की जाए नोएडा गौतम बुद्ध नगर इलाके की, आप लोगों का पिछले कुछ सालों का अनुभव कैसा रहा है और आगे क्या चुनौतियाँ हैं, क्या उम्मीदें हैं? मैंने वो समय देखा है जब 2008-9 में दिल्ली से नोएडा आने के लिए 2 से ढाई घंटे 3 घंटे यमुना पार करने से जब हमें लग जाते थे। बिल्कुल सहमत हूँ। जब नोएडा में हम सड़कों पर चलते थे तो गाड़ियाँ चलती नहीं थी, रेंगती थी, जगह जगह कच्ची सड़कें थी, टूटी फूटी सड़कें थी। देखिए, परिवर्तन तो संसार का नियम है, मगर समय बीतता गया, 2014 आया। 2014 के बाद जो नोएडा में विकास की झड़ी लगी, परम आदरणीय सांसद जी के माध्यम से, आदरणीय मोदी जी के माध्यम से, बिजली, पानी, सड़क, जो एक अर्थव्यवस्था को विकासशील से विकसित की ओर ले जाती है, वो एक मेन फैक्टर होता है जिस पर हमारी सरकार ने, हमारे सांसद जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने काम किया। कितने एलिवेटेड रोड, कितने फ्लाईओवर्स, मेट्रोज, जेवर एयरपोर्ट। बात कर रहे थे बिजली की, 24 घंटे बिजली मिलती है भैया नोएडा के अंदर। इस शहर के अंदर जहाँ गांवों का क्षेत्र है, ग्रामीण आंचल में बसा हुआ क्षेत्र है, 24/7 बिजली, सड़कें इतनी बढ़िया। तो ये सब विकास हमारे सांसद जी के माध्यम से, हमारी सरकार के माध्यम से इस शहर में हुआ है। इस शहर को विकासशील से विकसित बनाने में डॉक्टर महेश शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जो है काफ़ी विकास किया गया है, काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हुई हैं। लेकिन अब मैं कुछ चुनौतियों का भी जिक्र करूंगा और सांसद महोदय निश्चित तौर पर इससे वाकिफ होंगे डॉक्टर साहब, क्योंकि नोएडा की अगर बात की जाए तो नोएडा में एक बड़ी समस्या सर जाम और प्रदूषण की है और दोनों एक इंटर रिलेटेड हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो एक बड़ी आबादी रहती है यहाँ पर, इसके लिए क्या विजन है सर, क्या आपके पास कार्य योजना है आगे के लिए सर? देखिए, दिल्ली एनसीआर का नोएडा
गौतम बुद्ध नगर एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है जिसने विश्व पटल पर अपनी पहचान बना ली है। दिल्ली का ऑफलोड होता हुआ ट्रैफिक, वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ का व्यापार, वहाँ के कार्यालय, 3-4 चॉइस थी लोगों के पास। गुड़गांव जाएं, फरीदाबाद जाएं, साहिबाबाद जाएं, गाज़ियाबाद जाएं या नोएडा आएं। गुड़गांव में पानी की कमी है, वो शहर अब सैचुरेट हो चुका है, बल्कि अब क्राउडेड महसूस होने लगा है। गाज़ियाबाद, साहिबाबाद उस स्तर तक नहीं जा पाए, जो भी कारण रहे। फरीदाबाद भी शायद उसी गति में रहा। नोएडा पे लोगों का विश्वास जता और नोएडा की कई दिशाओं से कनेक्टिविटी, और नोएडा एक क्लोज सिटी नहीं रहा, बाउंड्रीज नहीं रही इनकी। इधर हम बुलंदशहर तक चले गए, जेवर के माध्यम से टप्पल से लेते हुए आगरा तक चले जाएं एनसीआर में, तो ये भविष्य का शहर है। जायज़ सी बात है कि जिस तरह से लोगों ने ट्रैफिक और पोल्यूशन, मैं पर्यावरण मंत्री रहा हूँ, ये दर्द मुझे सताता है कि जब मैं पढ़ता हूँ कि तिरुपति बालाजी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 20 है और मेरे यहाँ का 200 है। ये दर्द, मैं यहाँ का वासी भी हूँ। भविष्य भी है, आने वाली पीढ़ियाँ हमसे पूछेंगी कि हमने वसीयत के रूप में, विरासत के रूप में क्या छोड़ा है। क्या एक ऐसा प्रदूषित शहर जिसके लिए प्रदूषण मंत्रालय भी, पर्यावरण मंत्रालय भी, सरकार भी चिंतित है। लेकिन ये विकसित शहर होने, विकासशील शहर होने के नाते अगले 2-4-5 साल हमें ये समस्याओं से और जूझना पड़ेगा। ट्रैफिक को हम जैसे मेट्रो के साथ लाए हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, 500 इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल्स आपके शहर को भारत सरकार की तरफ से मिल रही है। हो गया तय, उनका नियति भी चालू हो गई है, जिसमें 100 बसें अभी डीएनएच के मंच पर हमारे जो दर्शक हैं उनको कोई टाइमलाइन आप देना चाहेंगे सर कि कब तक जो है मिल सकते हैं, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर के नोएडा वासी जो है काफी चिंतित हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने देखा होगा इसके लिए आंदोलन भी हुए कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लिए मेट्रो, बुराकी के लिए मेट्रो, 5 मेट्रो योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है और लगभग मेट्रो का काम पूरा हो जाएगा। फ्लाईवेज और हाईवेज का काम पूरी गति से है। एयरपोर्ट के लिए मयूर विहार से चले, आगरा से चले, मेरठ से चले, मथुरा से चले, बिना एक सिंगल रेड लाइट के आपके साथ साथ यमुना के साथ एक और पुश्ते के माध्यम से कनेक्टिविटी बना दी गई है। लेकिन मैं फिर भी मानता हूं कि ये दोनों ही चैलेंज हैं जी। ट्रैफिक के कारण अभी मुझे चिंता हुई कल परसों देखकर कि एक ट्रैफिक की जाम की वजह से एक एसीपी को सस्पेंड किया गया और डीसीपी को लाइन हाजिर किया गया। इसका मतलब हमारे पुलिस विभाग, हमारी कमिश्नर महोदया कितनी चैतन्य है, और वास्तव में हमारी पुलिस व्यवस्था में जितने गुणात्मक परिवर्तन आए हैं, मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री जी का और वर्तमान की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह जी का कि जिन्होंने बहुत सुंदर प्रयास कर कानून व्यवस्था से लेकर, ये अपने आप में एक उदाहरण है कि एसीपी लेवल के अधिकारी को ट्रैफिक जाम की वजह से निलंबित कर दिया गया हो। इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता जी। तो मैं ऐड करना चाहेंगे कुछ। देखिए भैया, जब तक अर्थव्यवस्था में काम चलता रहेगा जाम तो होगा। फ्लाईओवर्स बनेंगे, एलिवेटेड रोड्स बनेंगे, तो जाम लगना स्वाभाविक है, उसको कोई नहीं रोक सकता। उसको जल्दी करवाया जा सकता है, मगर जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड पे काम चलता रहेगा तो जाम को कोई नहीं रोक सकता। पोल्यूशन एक टाइम पीरियड है जिसमें पोल्यूशन आता है, दिसंबर जनवरी, अदरवाइज इतनी कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली यहाँ एक सिस्टमेटिक सही रहता है जिससे आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं होती है। नोएडा वैसे भी हर आदमी के सपनों का शहर हो गया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट वाले शायद आपसे इत्तेफाक ना रखें इस बात से, क्योंकि वहां पर जाम की समस्या स्थायी है। फिर भी जैसा कि सर ने बताया कि उस पर काम किया जा रहा है, उम्मीद की जा रही है कि बसेस अगर आती हैं तो सड़कों से ट्रैफिक घटेगा। ठुकराल साहब, अगर बात की जाए नोएडा की अगर, तो निश्चित तौर पर देश के मानचित्र में ये काफी अब निखर करके सामने आया, उभर करके सामने आया। लेकिन अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाने की, तो और क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए? विश्व स्तर पर हम देखें तो कहां दिखता है हमारा दिल्ली एनसीआर? देखिए, विश्व स्तर पे जो आज सिचुएशन है, कल का नोएडा और आज का नोएडा बहुत अलग है। कल का नोएडा जाना जाता था आयुषी कांड से और निठारी से, आज विकास से, आज डाटा सेंटर से, आज सिटी ऑफ अपैरल से, यहाँ से सारे वर्ल्ड के अंदर कपड़ा एक्सपोर्ट होता है। सर, आप तो दुनिया घूमे हैं, और अब हमें जो है, अगर हमारी टक्कर चीन से है, हमारी टक्कर जो है अमेरिका भी जो हमें कॉम्पिटिटर अपना मान रहा है, तो उसके हिसाब से और क्या चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, ये भी सुझाव आप दे सकते हैं। देखिए, हमारी सरकार हर चुनौतियों का हमें सामना करने के लिए पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रही है।
हम आज चाइना जो है वो बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है गारमेंट के लिए। उनकी इंडस्ट्री को उठाने के लिए चाइना ने आज बीड़ा उठा लिया है और वो हमारे को नीचे करने में लगा है। उसके सामने सरकार हमें पूरा सपोर्ट कर रही है। देखिए, हम अपैरल पार्क बना रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि पूरे उत्तर प्रदेश को गारमेंट हब बनाओ। क्यों? टेक्सटाइल अभी पीएम मित्रा पार्क बनाने जा रहे हैं मलियाबाद में, लखनऊ के साथ। वहाँ पर 1162 एकड़ में बन रहा है। देखिए, वहाँ पर जब हमारे पास सबसे बड़ी कमी क्या है आज की तारीख में, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं तो कपड़ा नहीं मिलता, कपड़ा इंपोर्ट करना पड़ता है या कपड़े के लिए 2 महीने वेट करनी पड़ती है। अब ये अपैरल जो पीएम मित्रा पार्क, टेक्सटाइल पार्क बन जाएंगे तो उससे हमारी ये सारी समस्या काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। वो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि कपड़ा भी वहीं बनेगा, सिलाई भी वहीं होगी, स्टिच प्रिंट भी वहीं होगा और वहीं से एक्सपोर्ट होगा। उसमें हर गारमेंट के अंदर हमें 15 से 20 रुपये से 25 रुपये मीटर फ़र्क पड़ेगा। क्यों? कि जितना हम कपड़ा लेते हैं साउथ से, प्रिंट कराते हैं अहमदाबाद से और सूरत से, और बनाते हैं दिल्ली में और यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, तो पर मीटर पे 12 से 15 रुपये सिर्फ कार्टेज का हमें देना पड़ता है। यानी आप जो बात कर रहे हैं, सांसद महोदय भी इससे जो है इसमें कुछ जोड़ सकते हैं कि हम जो है लागत कम करने की बात कर रहे हैं ताकि कारोबारी जो है वो एक ही जगह पर उनको सारी चीजें उपलब्ध हो सकें। और ऐसे में निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर लेबर की जरूरत होगी, यानी कि जो लोग होते हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। और नोएडा उसके लिए पूरी तरह तैयार है सर, बड़े पैमाने पर लोग यहाँ आकर के और बड़ी संख्या में अगर रहते हैं तो। देखिए, मैं ललित भाई का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अप्रैल उद्योग के माध्यम से, जहाँ 1.25 लाख से करीबन ज़्यादा लोग काम करते हैं, और अप्रैल ग्रुप बनाया। अप्रैल पूरे के पूरे क्षेत्र को उन्होंने अप्रैल के माध्यम से विश्व पटल पर अपनी पहचान दिलाई है। ये सच है कि कॉम्पिटिटिव मार्केट में चाइना इसलिए एंटर कर पाया कि उनकी लेबर कॉस्ट कम थी, उनके बाकी जो इनपुट्स थे वो कम थे। उस लागत को कम करने के लिए हमारी अप्रैल इंडस्ट्री के ललित जी भाई और पूरी टीम के लोग इसमें लगे हुए हैं कि किस तरह से बांग्लादेश हमारा एक कॉम्पिटिटर बन गया था, थाईलैंड, फिलीपींस ये हमारे कॉम्पिटिटर्स बन गए थे। लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी का ये आया है सपना कि आत्मनिर्भर भारत, हम स्वदेशी पर जोर देंगे, तब से हमारी अप्रैल इंडस्ट्री का भविष्य और उज्जवल है। और अप्रैल क्लस्टर जो भाई ललित जी के नेतृत्व में बन रहा है जेवर एयरपोर्ट के पास में, मैं समझता हूं इसमें नए आयाम स्थापित करेगा। बहुत अहम बात कही आपने आत्मनिर्भर भारत की, और यहाँ दीपक चौधरी जी को जोड़ना चाहूंगा। सर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही थी, मेक इन इंडिया की बात की गई थी, तो काफी मजाक भी उड़ाया गया था। लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं फ्लैग बियरर्स हैं कि आत्मनिर्भर भारत के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है। जैसे ललित जी ने बोला, पी को कम करके हमें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। इसी तरीके से मेक इन इंडिया के अंदर में अभी हम लोग जो हमारी अपैरल इंडस्ट्री है, मैंने बोला 50% जो यूपी का मेन कोर है वो हाई वैल्यू एडिशन और एम्बेलिशमेंट एम्ब्रॉयडरी का है, जो टेक्निकल गारमेंट में, जिसके लिए दिल्ली एनसीआर पूरे विश्व में माना जाता है। ये काम जब भी कोई बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स निकालते हैं तो या तो उनके पास पहला विकल्प चाइना होता है, लेकिन जो टेक्निकल गारमेंट चाइना भी नहीं बना पाता वो दिल्ली एनसीआर में 70% गौतम बुद्ध नगर नोएडा में बनता है। ये अब इसके बाद मेक इन इंडिया एक गारमेंट के अंदर हो गया, एक टेक्नोलॉजी के अंदर हो गया। तो अभी जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर में नोएडा का, गौतम बुद्ध नगर का 20 से 25 हज़ार करोड़ का जो एक एक्सपोर्ट चल रहा है, इतनी ही वैल्यू या इससे थोड़ी ज़्यादा वैल्यू डोमेस्टिक का भी है। वो एक कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी मशीन जो एक सेगमेंट है जो 100% इंपोर्ट होता है, जिसका मार्केट शेयर 95% चाइना है, वर्ल्ड का 90% चाइना है। उसको अब हम लोग मेक इन इंडिया के तहत और ठुकराल जी के सपोर्ट से, योगी जी के संकल्प से हम लोग कोशिश कर रहे हैं जिसकी हम जल्दी से जल्दी उसको इंडिया में लेके आएँ और ये अपने ही तरीके का एक एक्सक्लूसिव स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बनेगा। सर, अब हमारे पास जैसा कि बताया गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, सड़कें अच्छी हैं, बिजली की सप्लाई अच्छी है। ऐसे में अब क्या चुनौतियां हैं जो कि हम चीन को बीट करने की ओर नहीं बढ़ पाएंगे? क्या चुनौतियां अभी भी हैं जिसको सरकार को एड्रेस करना चाहिए? चाइना ने ये औद्योगिकरण का जो विस्तार था ये आज से 40 साल पहले ही प्लान कर लिया था। क्योंकि हमारा 25 साल का अनुभव है चाइना के साथ काम करके, बहुत सारी
तकनीकें हैं जो इंडिया के अंदर दिया है, लेकिन चाइना में क्या खास है जो माइक इंडिया, को पास रख के सर थोड़ा बुलंद और आवाज में आप बताएं। हाँ, जो हम चाह रहे हैं कि जो हमारी भारत सरकार हमें हेल्प कर सकती है वो ये है कि आज चाइना के अंदर हज़ारों फैक्ट्रियां हैं, पर एक्चुअल में पूरी चाइना एक फैक्ट्री है। किसी भी टाइप की तकनीक को डेवलप करने के लिए चाइना की गवर्नमेंट वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ को प्रोजेक्ट प्लान करती है, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ उस प्रोजेक्ट को, उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अंजाम देके इंडस्ट्री को हैंडओवर करती है, और ये बहुत रैपिड एक्शन मोड पे है। आज हमारा कुछ भी सोच विचार होता है, हमने बहुत नई नई तकनीकें जो यहाँ पे डेवलप होता था हाथ से, और उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती थी, और वो एडवांटेज टर्की या चाइना ले जाता था एक्सपोर्ट के अंदर, वो नोएडा के अंदर में हमने विकसित करा है। उसी के चलते हुए आज हम ये चाहते हैं अगर सरकार हमें ट्रेनिंग सेंटर्स, हमारा जो नई जनरेशन है, आज हम नई टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे तो हमारे पास में बहुत बहुत अच्छी बात आपने की है। और ठुकराल साहब इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं। ठुकराल साहब, देखिए, चाइना, हमने स्टडी किया चाइना को, सब कंट्रीज़ में देखा है, मैंने सब कंट्रीज़ में घूमा, इजिप्ट गया, बांग्लादेश गया, श्रीलंका गया, हर जगह जहाँ गारमेंट इंडस्ट्री काम करती है मैं सब जगह गया। हमने चाइना से क्या सीखा कि क्लस्टर डेवलपमेंट ही एक साधन है जहाँ हम काम कर सकते हैं। उनका देखिए, अगर वो गारमेंट बनाते हैं तो सब एक ही जगह, सब फैक्ट्रीज हैं उनकी, साइकिलें हैं तो एक जगह बनती हैं, अगर फर्नीचर लेना तो एक ही जगह फर्नीचर बनता है। प्रधानमंत्री जी के उस बयान को कोट करना चाहूंगा जिसमें कह रहे थे कि प्रधानमंत्री की मूर्तियां भी जो हैं, गणेश जी की जो मूर्तियां आती हैं, हाँ जी, उनकी आंखें भी छोटी होने लगी हैं क्योंकि वो चीन वाले बनाते हैं, उनकी आंखें छोटी बनती हैं। जी आप कंटिन्यू करें सर, उसी में जोड़ रहा था। उसके हिसाब से हमने वहाँ से सीखा, तो हमने नोएडा में, उत्तर प्रदेश में सबसे पहला विकास का जो पत्थर है क्लस्टर का, वो नोएडा में रखा गया 16 साल पहले माननीय सांसद जी की कर कमलों से। उसके बाद में हमने अब क्लस्टर डेवलपमेंट में अपैरल पार्क बनाया। इसी तरह हर जगह क्लस्टर में डेवलपमेंट हो रही है उत्तर प्रदेश में। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपैरल पार्क बनाया है अभी गोरखपुर में, वो देखिए स्टार्टअप्स के लिए, कि वहाँ उन्होंने फ्लैटेड फैक्ट्री बनवाई है ताकि वो बड़े लोग नहीं हैं तो छोटे लोगों को चांस मिले आगे आने का। तो हम लोग जो क्लस्टर डेवलपमेंट कर रहे हैं, अभी मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया कि जितने भी ये नए कॉरिडोर बन रहे हैं, हमारे जितने भी हाईवेज बने हैं, उसके आसपास सब इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाएंगे। ठीक है। और हमारी जो मशीनें, हमारी 90% मशीन जो है सब चाइना से आ रही हैं, सिलाई की हो, कढ़ाई की हो। इन्होंने कढ़ाई की बात करी, सिलाई की मशीनें उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में आती हैं। ठीक है। तो हम वो सब मशीनें, अभी हमारे गिरिराज जी जो टेक्सटाइल मंत्री हैं, उन्होंने अभी सबसे सीट लेते ही उन्होंने इमीडिएटली सब मशीन वालों को बुलाया और उनसे वार्ता की कि इसको कैसे किया जाए। बिल्कुल। तो मैं उसमें आपको एक बात बता दूं कि हम बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश को मशीनों का बनाने का एक हब बनाने जा रहे हैं जो हमारी इंडस्ट्री के साथ दोनों काम करेगा। बहुत इसके लिए शुभकामनाएं रहेंगी हमारी तरफ से, जी न्यूज़ की तरफ से। सांसद महोदय, आपसे आखिरी सवाल मैं ये लेना चाहूंगा। आपने रिपोर्ट कार्ड अपना पिछले 11 साल का पेश कर दिया, भविष्य के लिए क्या विजन है सर? कुछ अहम बातें जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें। मैं आखिरी सवाल आपके साथ ये लेना चाहूंगा। देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, एंड आई थिंक वी शुड बी होपफुल टू ब्रिंग दिस टाउनशिप at the top of Elvamit, and we are on the way. We have a leader, Narendra Modi. We have a person who shapes it, who takes care of the law and order. He is Yogi Adityanath, and फिर हमारे साथ है 140 करोड़ भारतवासियों का साथ। इस शहर को, गौतम बुद्ध नगर को विश्व पटल पर अपनी एक पहचान, एक खूबसूरत शहर के रूप में, ट्रैफिक की मुक्ति, जहाँ ट्रैफिक जाम की समस्या ना हो, जहाँ प्रदूषण ना हो, जहाँ बिजली 24 घंटे मिले, कानून व्यवस्था का ध्यान रखते हुए एक आदर्श शहर के रूप में बनाने का जो हमारा सपना है, उस सपने को हम पूरा करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और बहुत बहुत बधाई। आपने जो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया और जो विजन प्रस्तुत किया है, आप सभी का भी बहुत शुक्रिया। दीपक चौधरी जी, ललित ठुकराल जी, विकास जैन जी हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए बेबाकी के साथ बहुत शुक्रिया सर आपका। जी न्यूज़, जी DNH, जिसका विजन है कि इमर्जिंग दिल्ली NCR, क्योंकि दिल्ली NCR अर्थव्यवस्था के इंजन के तौर पर उभरा है और उस इंजन के अहम जो पुर्जे हैं वो हमारे साथ जुड़े और बताया कि किस तरह से दिल्ली NCR को आगे तरक्की के रास्ते पर ले जाया जा रहा है। दीपिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीपिका, ओवर टू यू। सभी लोग जोरदार तालियां एक बार हो जाएं। तो देखिए, इमर्जिंग दिल्ली NCR हरियाणा, जिसके तहत हम लोगों ने
आज चर्चा की है हर एक पैनल के ज़रिए, कुछ ना कुछ हमें नया अनुभव ज़रूर मिला है। और जिस तरह से अभी हम अन्य पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे, कुछ और पैनल हमारे बीच में मौजूद हैं जो अब से कुछ ही देर बाद हमारे बीच में होंगे, लेकिन यकीन मानिए कि एक महत्वपूर्ण दिशा की ओर आगे बढ़ता हुआ दिल्ली एनसीआर का ये क्षेत्र, जिसमें एक अभूतपूर्व योगदान गौतम बुद्ध नगर का भी रहा है, और नोएडा जिसमें एक अलग ही विकास की गति को छू रहा है, इन्हीं सभी पहलुओं पर आज हम यहाँ पर मौजूद हैं चर्चा करने के लिए। हर एक मुद्दे को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उद्योग जगत से लेकर समाज सेवी तक हमने प्रयास किया है कि हर एक पैनलिस्ट को यहाँ पर लाया जाए और उनके पहलुओं को समझा जाए, उनसे बातचीत करते हुए एक निष्कर्ष तक पहुँचा जाए। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा का ये मंच हर बार इसी तरह आप लोगों के लिए खुला रहता है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि जनता के मुद्दे, जनहित के मुद्दे आप तक पहुंच पाएं। और चलिए अब वक्त हो चला है दूसरे सेशन का, नेक्स्ट सेशन के लिए मैं अपनी सहयोगी शिवांगी द्विवेदी को स्टेज पर बुलाना चाहूँगी, और जो पैनल है उससे भी मैं आपका परिचय करा देती हूँ। विकास जैन जी को मैं चाहूँगी कि आप स्टेज पर आएँ, और इसके अलावा मुजफ्फर जिया जी को भी मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं वेस्ट वे ग्रुप के। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं इस पैनल के लिए। और इस पैनल में देखिए मुजफ्फर जिया जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं, जो कि एक बिजनेसमैन हैं और अपने अनुभव को वो हम सभी के बीच में रखेंगे। विकास जैन जी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो इन सभी से मेरी सहयोगी बातचीत करते हुए आप सभी के लिए कुछ अहम मुद्दे भी आप लोगों के बीच में रखने वाली हैं। तो शिवांगी, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया दीपिका। और अब देखिए, अब चूंकि हम विकास की बात करते करते अपने ख़ास और अंतिम पैनल की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, तो अब हम विकास जी से बात करेंगे शहर के विकास की, युवाओं के विकास की। साथ ही साथ में जिया साहब से भी बात करेंगे कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और नोएडा में रिहायशी इलाकों में किस तरीके से विकास की गति को और बढ़ाया जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले मेरा सवाल विकास जी आप ही से रहेगा, क्योंकि युवाओं के लिए प्रेरणा का आप स्रोत हैं। और जब मैं युवाओं की बात करती हूँ तो आजकल युवाओं के लिए मल्टी डिमेंशनल चीज़ें हैं आगे बढ़ने के लिए, करने के लिए अनेकों संभावनाएं हैं, लेकिन युवाओं को उन संभावनाओं में कोई एक डायरेक्शन देना, वो काम आप कर रहे हैं कि कैसे उनको प्रेरणा भी देनी है, डायरेक्शन भी देना है, जो भी उनको काम करना हो कैसे उनको गति देनी है। वो काम आपने सबसे पहले खुद के लिए किया। बहुत कम उम्र में आपने शुरुआत की, और उस कम उम्र में शुरुआत करने से नतीजा ये रहा कि आप एक रोल मॉडल, आप एक आइडियल बनकर निकल कर सामने आए हैं। वो कैसे हुआ, वो जर्नी सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। किसी भी देश को, किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं के बिना हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जब नई सोच लेके आते हैं वो युवा होते हैं, और एक नई सोच ही एक नई चीज़ को जन्म देती है। जो लोग उत्तर प्रदेश में आने से डरते थे, व्यापार करने से डरते थे, उद्योग लगाने से डरते थे, वो कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ, कुछ ऐसे युवा शहर के अंदर आए, युवा उद्यमी आए, युवा व्यापारी आए, अपना पैसा इस शहर के अंदर लगाया, तो आज लोगों के सपनों का शहर, अपने मन का शहर। मैं भी हरियाणा से बिलोंग, हिसार से करता हूँ। 2010 में नोएडा आया था, तो ये सोच के आया था कि लोग सोचते थे पता नहीं क्या बात है, नोएडा क्यों जा रहे हैं, यूपी में क्यों जा रहे हैं, मगर परिवर्तन ऐसा आया, अब एक लोगों की चाह बन गई है, इच्छा बन गई है कि हम उत्तर प्रदेश में व्यापार करें, व्यवसाय करें, अपनी इंडस्ट्रीज लगाएं, और अपना जितना भी हमें इन्वेस्टमेंट करनी है वो यूपी में करें। क्यों? बहुतायत मात्रा में युवा, पूरे देश के युवा, पूरे विदेशों के युवा, बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, इंडस्ट्रीज़ के अंदर युवा आज आए हुए हैं, क्योंकि हमारे विधायक युवा हैं, पंकज जी, हमारे मुख्यमंत्री भी किसी युवा से कम नहीं है कि उनकी सोच जो है एक नई चीज़ को जन्म देती है। उन्हीं को देखते हुए मेरा भी यही मोटिव रहता है कि हमारे शहर के अंदर युवा आगे बढ़ें, वो व्यापार करें, व्यवसाय करें, सर्विस करें, वो किसी के भी अधीन ना रहें, वो कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाए। यही सोचते हुए हमने एक मिशन चलाया था कि हमारा जो शहर है युवाओं से आगे बढ़े और एक शक्तिमान के रूप में
हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाए। तो मैंने युवाओं से मिलना शुरू किया, बताना शुरू किया कि आप ये कर सकते हैं, आप समाज सेवा कर सकते हैं, आप घर परिवार के साथ साथ अपने व्यापार के साथ साथ आप समाज के लिए भी कुछ अपना दे सकते हैं। आप 2 घंटे, 1 घंटा, आधा घंटा समाज के लिए दीजिए। आप कहाँ से कहाँ होंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने के लिए लिंक बहुत ज़रूरी है। जब तक आपस में लिंक वो समाज बनाता है, लोग बिजनेस करते हैं, सुबह दुकान जाते हैं, रात को घर आ जाते हैं, उनके लिंक बिल्डअप नहीं हो पाते हैं। समाज से जुड़कर ही युवा आगे बढ़ता है और नोएडा के युवाओं ने ये करके दिखाया है। बिल्कुल, और समाज से जुड़ना और समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं लौटूंगी, मुजफ्फर जिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि नोएडा एक प्लान्ड शहर कहलाता है, यानी कि पूरी प्लानिंग के साथ नोएडा को डेवलप किया गया और नोएडा में इसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में और ख़ास तौर में रिहायशी इलाके को बढ़ावा देने में बिल्डर्स का काफ़ी सहयोग रहा है, काफ़ी योगदान रहा है। किस तरीके से आपने नोएडा में इस डेवलपमेंट में अपनी भूमिका निभाई और आगे आपका क्या विजन है? अभी हम लोग सेंट्रल आइकन के नाम से प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं एक्सप्रेसवे में। इट्स ऑफिस स्पेस एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट। सेक्टर 50 में भी अभी सेंट्रल 50 मार्केट एक बनाया है। पूरा जो कॉन्सेप्ट है कंपनी का, दैट इज़ लाइक क्वालिटी रिटेल एंड ऑफिस स्पेस। कोविड के बाद नोएडा में दिल्ली से काफ़ी हाई एंड जो कस्टमर हैं उनका फोकस शिफ्ट हुआ। नोएडा में अब डिफरेंट ही सेगमेंट, मतलब अभी जो बायर है नोएडा में या जो शिफ्ट हो रही है पॉपुलेशन, पहले सर्विस क्लास जो एंट्री जो नोएडा शिफ्ट होते थे आफ्टर कॉलेज, आफ्टर स्टडी, अभी जो नोएडा में मेन मूवमेंट हो रहा है वो दैट इज़ ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस, ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड पीपल हु आर लिविंग इन दिल्ली, बट दे वांट टू लाइक मूव आउट बिकॉज दिल्ली में कंजेशन, सिविक कम्युनिटीज़। नोएडा, अगर आपको याद होगा, 3 साल पहले रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के लिए नंबर 1 नोएडा को अवार्ड मिला था पूरे इंडिया में कि रेजिडेंशियल लिविंग के लिए नोएडा इज़ द बेस्ट प्लेस। एंड वो अब देख रहे हैं। अभी आप देखिए जितने भी प्रोजेक्ट हैं और विद टाइम बड़े ग्रुप्स, बड़े बिल्डर्स, और नोएडा की रियल एस्टेट मार्केट काफ़ी क्लीन हो गई है। पहले काफ़ी ज़्यादा इश्यूज थे कि प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, लेकिन रिसेंट जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की थी उससे ये रहा कि जो अच्छे ग्रुप थे वही रहे। और इसमें हम लोगों का कंट्रीब्यूशन ये है कि अभी जिस तरीके से डिमांड है ऑफिस स्पेस की, रिटेल की, तो सेंट्रल ग्रुप, वेस्टवे ग्रुप है जिसके सेंट्रल के नाम से प्रोजेक्ट्स हैं। क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का ऑफिस स्पेस एंड रिटेल हम डेवलप कर रहे हैं। 3 साल में 2 प्रोजेक्ट हमने डिलीवर किए हैं, विच इज़ ए रिकॉर्ड, बिकॉज पहले प्रोजेक्ट रीरा के हिसाब से 5-6 साल अगर मिलना है तो बिल्डर 5-6 साल से भी ऊपर चला जाता था। हम 1.5 साल के अंदर रजिस्ट्री करा चुके हैं, 1.5 साल में 2 प्रोजेक्ट में। और तीसरा प्रोजेक्ट का भी कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे सेक्टर 105 में है, प्राइम लोकेशन। कंस्ट्रक्शन बिफोर टाइम है और 5 साल का है रीरा से टाइम, लेकिन हम विद इन 2.5 ईयर उसे डिलीवर कर देंगे। एंड दैट इज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से ऑफिस स्पेस की वो मोस्ट प्राइम बिल्डिंग होगी नोएडा में, उससे बेटर फैसिलिटीज़ नहीं होंगी। और ये डिमांड है फ्यूचर में, जो कंपनीज अब नोएडा में या जो बिजनेस अब मूव कर रहे हैं, इवन दिल्ली से भी जो लोग मूव कर रहे हैं, दे नीड के A+ कैटेगरी की बिल्डिंग्स। एंड उसमें हम पूरा फ्यूचर प्लानिंग भी यही है कि सारे प्रीमियम रिटेल एंड ऑफिस स्पेस की बिल्डिंग्स हम लेके आए। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। जिया साहब, आपने भी इस बारे में जिक्र किया कि नोएडा में अक्सर बिल्डर्स के सामने ये प्रश्न होता है कि आप पोजीशन कब देंगे, आप रजिस्ट्री कब करवाएंगे, और जिस गति से आपने ये काम करवाया है वो एक राहत की बात है उन लोगों के लिए भी, उन कंज्यूमर्स के लिए भी, बायर्स के लिए भी, जो नोएडा में अपना आशियाना खोजते हैं। मैं लौटूंगी। विकास जी, हम जब बात करते हैं आशियानों की, उन युवाओं की जो कि बाहर से भी आते हैं या फिर जैसा आप खुद आए हैं, आप हिसार से आके यहाँ पे सेटल हुए हैं और आपने यहाँ पे अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, वैसे ही कई युवा होते हैं जो कि अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए राह तलाशते रहते हैं। युवा व्यापार मंडल इस के लिए किस तरीके से काम कर रहा है, क्या रणनीतियाँ हैं, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या कोई योजनाएं हैं जो आपकी तरफ से चलाई जा रही हैं, इसके बारे में चाहेंगे कि आप जानकारी दीजिएगा। उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल 15 अगस्त 2018 को नोएडा से स्टैब्लिश कर पूरे यूपी में फैलाया गया।
आज 31 जिलों में 1,13,000 मेंबरों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा मिशन और हमारा लक्ष्य एक ही है कि हमारे युवा सुरक्षित रहें, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। आपको याद होगा या पता होगा 2008-9 में या 2014-15 तक भी आप लोग रात को बाहर अकेले निकलने में बड़ी दिक्कत होती थी, या किसी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में आप अकेले नहीं आ पाते थे। इतनी टैक्सी की सुविधा नहीं थी, कुछ भी सुविधाएं नहीं थी। तो जितनी भी फीमेल्स, जितने भी कंपनीज में वर्कर्स हैं, ग्रुप के साथ आना जाना होता था, सिंगल पॉसिबल ही नहीं था। मगर जो कानून व्यवस्था नोएडा के अंदर खास तौर पर सुधरी, जिससे युवाओं में एक प्रेरणा ये आई कि हम लोग नोएडा जाएं और अपने आप का विकास करें। हमारा मेन मोटिव जो था कि युवा कैसे आगे बढ़ें और इनको कैसे आगे बढ़ाएं। छोटे छोटे जो लघु उद्योग होते हैं, सूक्ष्म उद्योग, MSME के अंडर आते हैं। कैंप लगवाकर, सेमिनार लगवाकर व्यापार मंडल ने जो ग्रेजुएशन कर चुके थे, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके थे, उन युवाओं के साथ सेमिनार करके उन्हें बताया गया कि आप इस तरीके से कम लागत में अपने इस प्रकार के बिजनेस कर सकते हैं और इस शहर के अंदर अपना आशियाना भी बसा सकते हैं। जो नोएडा का दौर है ये एक प्रोग्रेसिव दौर है। यहाँ जो आया है उसने कमाया है। नोएडा शहर में अगर इन 15 सालों में कोई आकर भी कामयाब नहीं हुआ तो शायद वो दुनिया में कहीं भी कामयाब नहीं होगा, जो मेरी सोच है। क्योंकि उपजाऊ धरती है, यहाँ मिट्टी रख के बैठ जाओ तो भी आदमी बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कमा सकता है। बीच में सिचुएशंस जो बिल्डर्स की बात कर रहे थे, 2010, 11, 12, 13 में बड़े बिल्डर्स ने पोजीशन खराब करी। बाद में भारत सरकार ने NBCC के तहत मिलकर अब 5-6 सालों में उन स्थितियों को सुधारा। उससे युवाओं के अंदर एक जोश आया कि नहीं, सरकार हमारे साथ है। कोई प्राइवेट सेक्टर का आदमी भी गलत कर देता है तो सरकार हमारे साथ है, हमारे पैसे खराब नहीं होंगे। अगर हम नोएडा में कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम कहीं भी दिक्कत में नहीं आएंगे, हम प्रोग्रेस करेंगे। तो युवाओं ने छोटे छोटे उद्योग लगाए, हर तरीके से अपने बिजनेस किए, चाहे रिटेल किए, चाहे होलसेल किए, चाहे अपनी मैन्युफैक्चरिंग की। तो जो व्यापार मंडल का लक्ष्य था वो युवा भटके ना, कहीं और ना जाए। जो एक बार नोएडा आए हैं वो नोएडा की हो जाएं और इस शहर को एक नए आयाम स्थापित करवा कर ही जाएं। जहाँ भी जाएं तो इससे और बड़ा करने के लिए जाएं। नोएडा एक ऐसा शहर बने जो आने वाली पीढ़ी है। जेवर एयरपोर्ट ने तो कुछ बदल ही दिया, सब कुछ बदल दिया है, मगर लोगों का एक ऐसा जहन में पिक्चर क्लियर हो गई है कि नोएडा में जाकर हम कामयाब हो जाएंगे। युवाओं की खास तौर पे बात करें, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज आप देखेंगे, जितना बड़ा नोएडा है उतनी ही ज़्यादा इंडस्ट्रीज नोएडा में हैं। दिल्ली, हरियाणा, आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उनकी इंडस्ट्रीज हमारे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में स्थापित हो गई। तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेक्टर पूरे यूपी के अंदर आप मानेंगे GST का सबसे बड़ा रिवेन्यू देने वाला नोएडा है। तो वो युवाओं की पावर है। कानपुर पहले होता था, मगर कानपुर को पछाड़कर अब नोएडा ने GST के अंदर जो अपना टैक्स जो देने का काम है सबसे ज़्यादा किया है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम सरकार को बिना किसी कर चोरी के माल अपना काम कर रहे हैं और सरकार को पूर्ण रूप से टैक्स देकर अपने देश के विकास में भी योगदान युवा के रूप में दे रहे हैं। आपने एक बात कही अभी विकास जी कि सरकार आपके साथ है, युवाओं को इस बात का आप एहसास भी दिला रहे हैं, इस बारे में जागरूक कर रहे हैं। सरकार की तरफ से भी कई ऐसी योजनाएं हैं जो कि चलाई जा रही हैं जिससे युवा और ज़्यादा प्रोत्साहित हो व्यापार की तरफ आगे बढ़ने के लिए। कई स्टार्टअप योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको सक्षम बनाने के लिए। तो क्या आपकी तरफ से इस प्रकार की पहल की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि युवाओं को इस बारे में जागरूक किया जाए कि कैसे सरकार भी उनके साथ है, कैसे सरकारी योजनाएं भी हैं जिससे वो और सक्षम हो सकते हैं? और क्या आपकी तरफ से भी किसी प्रकार की मध्यस्थता कराई जा रही है या फिर युवाओं को सहयोग किया जा रहा है कि वो उन योजनाओं का जो कि सरकार की तरफ से चलाई जा रही है उनका एक बेहतर लाभ उठा सके? देखिए, हर महीने आखिरी जो शनिवार होता है नोएडा जो अपने जिला मनीष वर्मा जी जो हमारे जिलाधिकारी हैं उनके साथ व्यापार बंधु की और उद्यमियों की मीटिंग होती है। तो सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं सरकार की तरफ से वहाँ बताई जाती हैं और जितनी भी समस्याएं होती हैं उनका वो निस्तारण करवाते हैं।